दोस्तों नमस्कार। आज शुरुआत में 4 लाइनों के साथ मैं करना चाहूँगा। जीवन पुष्ट चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से मांगे ये वर, तेरा वैभव अमर महिमा, हम तिल चार रहीं न दाहीं। बहुत सुंदर लाइनें हैं, बहुत से लोगों ने पहले भी सुनी हुई है और अभी हम सुनते रहते हैं और अभी मैंने आपको सुनाई दी। लेकिन इन लाइनों का सिर्फ सुनने भर से देश की रक्षा हो जाती है क्या? नहीं हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये बात भी उतनी सही है कि मरकर हम अपने पीछे एक ऐसा देश नहीं छोड़ सकते जिसकी रक्षा हम नहीं कर पाए तो और कौन कर पाएगा। ये 4 लाइनें मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में कही हैं वो मैं आपको कारण स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। राइट टू रिकॉल पार्टी के साथ साथ हम लोग जिस विचारधारा को प्रचारित कर रहे हैं उसके अंतर्गत एक नियम हम लोगों ने एक लॉ ड्राफ्ट किया हुआ है जिसका नाम है गन लॉ। राइट टू बियर गन लॉ अबाइड सिटीजन्स, यानी कि भारत के नागरिकों को बंदूक रखने की स्वतंत्रता हो। आप लोगों ने सुना बंदूक रखने की स्वतंत्रता हो, क्या कह रहे हो तरुण जी, इससे तो मारकाट मच जाएगी। जी हाँ, ये टॉपिक लाइव है, बिल्कुल लाइव टॉपिक है सर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द गन लॉ, राइट टू बियर गन फॉर लॉ अबाइड सिटीजन। भारत के नागरिकों को गन रखने का अधिकार होना चाहिए। तो बात कर रहे थे कि मारकाट मच जाएगी, लोग बागी हो जाएंगे, जब भी छोटी मोटी बात होगी तो बंदूक तान कर एक दूसरे को शूट कर देंगे। जैसे कि अभी एक वक्तव्य आज सामने भी आया था, 1-2 दिन पहले की बात है। एक बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पर जो व्यक्ति आए हुए थे उनको किसी बात पर हो गई होगी तो उनको पाँव में गोली मार दी। तो गन रखने का अधिकार देना और इस प्रकार की घटनाओं का होना ये एक बड़ा ऐसा विषय है कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस लाइनों से मैंने इनकी शुरुआत की कि मातृभूमि की में रक्षा करनी है, तो मातृभूमि की रक्षा मेरे हिसाब से तो तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास में ऐसे दांत ना हो जिनको देखकर कोई डर ना जाए। जो भी व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हैं लाइव, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके घर पे अगर कोई मान लीजिए चोर डाकू चक्का आ जाए और आपको उसका मुकाबला करने के लिए उतरना ही पड़ जाए, तो आपके पास में क्या हथियार है? डू यू हैव एनी वेपन? या आप उसका मुकाबला करने के लिए, उसको डराने के लिए ही सपोज़ कीजिए जब हमारे सामने कुत्ता भी आ जाता है तो हम उसको डराने के लिए कम से कम एक डंडा उठाते हैं, तो डंडे से उसको उठाकर भगाने का प्रयास तो करते हैं। घर में बंदर भी घुस जाए तो भी एक डंडे का उठाकर प्रयास तो करते ही हैं। तो आपके घर में अगर मान लीजिए कोई गुंडा बदमाश आ जाए, जोर ज़बरदस्ती करके घर में लूटपाट करने की कोशिश करे, तो आपके पास में ऐसा क्या इक्विपमेंट है कि आप उसको कम से कम डराने का प्रयास तो कर ही सकें? मेरे हिसाब से सब्जी काटने के चाकू से ज़्यादा आपके पास में कोई उपकरण नहीं होगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। अब राइट टू रिकॉल पार्टी, ये जो कानून है राइट टू बियर गन लॉ फॉर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, उसकी मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री ये कानून सिर्फ तब लागू करेंगे जब भारत के कुल मतदाताओं में से कम 55% मतदाता यह कानून लागू करने की स्पष्ट सहमति दे दें। प्रधानमंत्री किसी राज्य के 55% मतदाताओं की सहमति से यह कानून किसी राज्य के किसी जिले में लागू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भी यह कानून अपने राज्य में कुछ जिले या पूरे राज्य के लागू करने के
सभी मामले निपटान की जूरी द्वारा किए जाएंगे, ऐसा इसमें प्रावधान है। और स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो ये कह देना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिसके पास संपत्ति 10 लाख रुपए या उससे अधिक है उसको कम से कम एक बंदूक और 100 कारतूस रखने की परमिशन तो मिलनी ही चाहिए। अब ये जो कानून हम प्रपोज कर रहे हैं, जो जनता के सामने ला रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार के कानून को लागू किया जाए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। डरा तो मैंने आपको पहले ही दिया कि एक बैंक में एक कर्मचारी ने एक सिटीजन को गोली मार दी, ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं होगा, जो मैच्योर नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने इसमें ड्राफ्ट में बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से कहा गया कि 22 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उनको गन रखने का अधिकार नहीं होगा, वो गन नहीं रख पाएंगे। यह कानून लागू होने के बाद में होगा क्या कि वयस्क नागरिक 22 साल से बड़ी उम्र के अपने पास में मध्यम, छोटी या बड़े आकार की बंदूकें रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ऐसे नहीं कोई भी उठा के लेकर जाएगा, ठीक है। बंदूक रखने के लिए नागरिक को जिला शस्त्र अधिकारी जो वेपन ऑफिसर होगा उसको अपनी बंदूक का पंजीयन करवाना होगा। कोई भी नागरिक किसी भी श्रेणी की 2 बंदूकें अपने पास रख सकेगा। 2 से अधिक बंदूकें रखने के लिए नागरिक को जिला पुलिस लाइन में लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा। ये इसका एक प्रावधान है। कोई वयस्क व्यक्ति नागरिक जिसे जूरी से असज्जन घोषित किया गया हो, यदि वह 10 लाख से अधिक संपत्ति का मालिक है तो अपने घर पर निम्नलिखित में से छोटी बंदूकें रख सकता है। वो मैं ड्राफ्ट आपको शेयर कर दूंगा, किस किस को किस प्रकार की वेपन्स रखने की स्वतंत्रता रहेगी। अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ये वेपन जो गन लॉ है वो होना क्यों चाहिए। देखिए, ये तो एक छोटी मोटी बात है कि आपके घर में एक कोई घुसा आया, तो ये तो एक उदाहरण पर परिप्रेक्ष्य था। बात ये नहीं है, गन लॉ को इतनी छोटी चीज़ के लिए लाने का उद्देश्य नहीं है। अब मैं आपको इस गन लॉ के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा सोचना है वो बताता हूँ। भारत की जो सीमाएं हैं वो 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं, तो उसी प्रकार 3 तरफ से स्थलीय सीमाएं भी भारत की हैं, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पहले अफ़गानिस्तान भी हुआ करता था लेकिन अभी वो POK हो चुका है, तो पाकिस्तान आपके साथ में है। इन 3, 4, 6 राष्ट्रों से हमारी देश की सीमाएं लगती हैं। कुछ नेपाल वगैरह हैं, उनसे हमें इतना वो नहीं है, भूटान वगैरह से इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि हम चाइना की बात करें, तो चाइना से लगे हुए जो भी ज़िले हैं, जो भी राज्य हैं, वहाँ पर अगर लोगों के पास में वेपन्स होंगे, गन्स होंगी, तो जब सामने से कोई व्यक्ति उनके पास में आएगा तो आपके पास में वेपन्स हैं ऐसा देखकर एक बार तो वो रखने की सोचेगा ही सोचेगा। और कोई भी सेना, विदेशी सेना हम पर आक्रमण करने से पहले ये तो बाद में सोचेगी कि भारत की सेना हमको रोकेगी, उससे पहले तो भारत के नागरिक ही वहाँ पर तैनात रहेंगे जिनके पास में गन्स होगी। कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो कर ही पाएंगे। भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से सेना है, लेकिन नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। और नागरिक केवल लकड़ी और पत्थर से किसी भी देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, ये आपको भली प्रकार से समझना ही होगा। जब तक आपके पास में वेपन्स नहीं होंगे, गन्स नहीं होंगे, तब तक आप सामने वाली सेना को क्या दिखाएंगे? लाठियां लहराकर हम कुछ नहीं कर सकते मित्रों। संभावित युद्ध की स्थितियों में अगर आपके पास वेपन्स हैं तो एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव सामने वाले देश पर पड़ता ही है, ये आप मान कर रखिए। मैं आपको एक सीधी से उदाहरण देता हूँ। 1990 के दशक में जब कश्मीरियों को वहाँ से मार मार कर निकाला जा रहा था, तो क्या वो लोग लाठी पत्थर लेकर आए थे या फिर वो फूल लेकर आए थे कि आप चले जाइए? निश्चित रूप से उनके पास में हथियार थे, जिसको दिखाकर ही उन्होंने जान माल की जो लूट की, उनको डराया धमकाया। तो व्यक्ति जब जान पर आई तो भागा, ऐसे तो कौन भागता है? मेरी जान पर नहीं आएगी तो मैं भी उठकर नहीं भागूंगा।
अगर उस समय कश्मीरियों के पास में हथियार होते तो भागते क्या, कम से कम एक बार तो उनका मुकाबला निश्चित रूप से होता। और आज दिल्ली या उसके आसपास या पूरे भारत में जो विस्थापितों की तरह ये हमारे भाई रह रहे हैं, क्या ये नौबत आ पाती? सिर्फ एक गन लो, हथियार रखने की स्वतंत्रता से ये मसला आराम से सॉल्व हो सकता था। आपके घर की तरफ कोई भी हाथ आंख उठाकर नहीं देख सकता अगर आपके पास में हथियार है तो। कल्पना कीजिए एक घर में 6-6 बंदूकें हैं और एक घर में कुछ भी नहीं है, तो दबंग उसी घर को पहले निशाना बनाएंगे जहाँ पर हथियार नहीं है। जिसके घर पर हथियार हैं उसको दबंग निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम चले तो जाएंगे लेकिन वापस लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे। मित्रों, एक डर है, यही डर जीत और हार का फैसला करता है। मैं आपको इस कानून के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए, तमिलनाडु में एक ज़िला है कुर्ग, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम मैंने देखा कि वहाँ पर लगभग 85% लोगों के पास में, 85% लोगों के पास में गन्स हैं। अब इसका मतलब मैंने आज तक कभी अखबारों में नहीं पढ़ा कि कुर्ग ज़िले में कभी गोलीबारी की घटना हुई हो, वहाँ पर लोगों ने मारकाट मचा दी हो, वहाँ पर अराजकता फैली हो, ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन आपको इसके उलट एक और चीज़ बताता हूँ, वहाँ पर क्राइम रेट सबसे कम है। 80% 85% लोगों के पास में बंदूक होने के बाद में वहाँ पर क्राइम रेट सबसे कम है। ये रियलिटी है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं, गूगल कीजिए आप तमिलनाडु एंड कुर्ग, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे आप, वहाँ पर आपको लिटरेचर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और ये जो बंदूकें हैं ये उन्हें आज नहीं मिली हैं, ये बंदूकें उन्हें आज़ादी से पहले की मिली हुई हैं, जो उनकी विरासत में आज तक चली हुई आ रही है। तो ये बात तो सिरे से खारिज हो जाती है कि अगर बंदूकें समाज में आ जाएंगी तो लोग एक दूसरे को मार देंगे, अराजकता फैल जाएगी, मारकाट मच जाएगी, सिरे से खारिज होगी। मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहूँगा कि आज हमारे देश में भले ही बंदूकें नहीं हैं, लेकिन आप अमेरिका को देखिए, आप ऐसे देशों को देखिए जहाँ पर वेपन्स घरों में मिलेंगे। आपने कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, पिक्चर्स भी आई थी कि अमेरिका में जितने व्यक्ति हैं उससे ज़्यादा बंदूकें हैं। एक एक व्यक्ति के पास में लगभग कम से कम एक बंदूक तो है से मैंने एवरेजन 2 से ज़्यादा बंदूकें उनके पास में हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसका मुंह हो उठाकर किसी को भी गोली मार दे। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, अगर आपके पास में कोई चीज़ है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है, आप उसका यूँ ही यूज़ नहीं कर सकते। तो बंदूकें आने का मतलब यह नहीं है कि आप अराजकता फैलने की स्थिति में आ जाएंगे, आप समाज को भ्रमित कर देंगे, समाज को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कतई मत सोचिए। इससे देश को ही फ़ायदा है, इसका हमको ही फ़ायदा है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदूक देने के अधिकार से लोगों को सिर्फ बंदूकें नहीं मिलेंगी, उनमें आत्मविश्वास भी मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों वो चीज़ है जो व्यक्ति को कहीं पर भी ले जा सकता है, किसी से भिड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, किसी का भी प्रतिरोध करने के लिए ऊर्जा दे सकता है, शक्ति दे सकता है। अगर मैं शेर से लड़ने जाऊं तो माना कि हम लोग सब शेर दिल हैं, लेकिन जब मैं शेर का शिकार करूंगा तो लकड़ी या पत्थर से नहीं कर पाऊंगा। कम से कम भाला, तीर या बंदूक मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि आप शेर को भी तो देखिए, क्या वो लकड़ी और पत्थर से मर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम भारतीयों को गन रखने का अधिकार होना चाहिए। इस कानून का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। इस कानून को प्रधानमंत्री जी के सामने लागू करने के लिए मैं जो हर महीने की 5 तारीख को हम लेटर भेजते हैं उसमें भी इसकी दरख्वास्त करता हूँ, और मैं उन्हें आदेश भी देता हूँ कि आप इस कानून को लागू करें, इस कानून को पढ़ें, समझें। अगर भारतीयों के पास बंदूक होगी तो स्थिति
आज जो है उससे कहीं बेहतर होगी। सीमाएं सुरक्षित होगी। सीमाओं पर कोई भी व्यक्ति आक्रमण करने से पहले, घुसपैठ करने से पहले 17 बार सोचेगा। भारतीय सैनिक तो बाद में आएंगे, उससे पहले ही भारत की जनता उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी होगी, तो वो आने से पहले ही डरने की स्थिति में होगा ही होगा। लोगों को एक जिम्मेदारी मिलेगी। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं था कि मान लीजिए जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने आक्रमण किया, तो क्या हमारे पास में अगर बंदूकें होती तो क्या अंग्रेज़ हम लोगों को पराजित कर सकते थे? माना कि हम तीर तलवार वाले थे, लेकिन वो तीर तलवार जो थे, बंदूकें अगर हमारे पास में होती तो क्या अंग्रेज़ों की ये हिम्मत थी कि वो इतने बड़े देश को आराम से गुलाम बना लेते? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। हमारे भारत के लोगों के पास में कम से कम वेपन होना चाहिए एक, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकें, देश की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए इस कानून में पूरा ड्राफ्ट तैयार है, जिसको पढ़ने पर आप लोग समझ पाएंगे कि किस किस व्यक्ति को किस किस प्रकार से वेपन्स रखने की स्वतंत्रता है, किस प्रकार से भारत की सीमाएं सुरक्षित हो सकती हैं। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश में नक्सलवाद है, उसका हम खात्मा कर सकते हैं। किस प्रकार से अराजक तत्व इस चीज़ से कंट्रोल में आ जाएंगे, वो सिर नहीं उठा पाएंगे। कई भारत में ऐसी जगह हैं जहाँ पर दबंग अतिक्रमण हो जाते हैं, बड़ी बड़ी भूमि पर अतिक्रमण कर लेते हैं, लोग बाग उनका विरोध नहीं कर पाते। हालांकि उनके लिए कानून है, लेकिन फिर भी एक बार को अगर आपके पास में वेपन्स हैं तो आप सामने वाले को एक बार ललकार सकते हैं। नक्सल्स की समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में वेपन्स हैं तो आप मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। 100 बार कोई व्यक्ति अगर आएगा तो वो सोचेगा कि मुझे भारत की सेना से भिड़ने से पहले भारत के नागरिकों से ही भिड़ना ना पड़ जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या जो बहुत से देश सफ़र कर रहे हैं उस समस्या से, वो समस्या है गृह युद्ध। दोस्तों, हम प्रत्यक्ष रूप से माने या ना माने, लेकिन ये बात सही है कि अगर भारत में ये किन प्रकारेण भी गृह युद्ध की स्थिति अगर पैदा हो जाती है, तो उस स्थिति में हमारा किसी के सामने टिक पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास में हमारे बचाव के लिए हथियार नहीं है तो हम सिर्फ घरों में घुसकर दरवाजे लगाकर अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते। गृह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए गन लॉ का होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 1947 में 20 लाख हथियार हिंदू विहीन जो बंटवारे के समय इधर उधर गए, अगर उनके पास में वेपन्स होते तो वो जो ट्रेनें इधर से उधर जाती थी, उनमें ज़िंदा मनुष्य होते, लाशें नहीं होती। लेकिन हमारे हाथों में बंदूकें न होकर सिर्फ जिम्मेदारियाँ थी, हम उन्हीं को निभाते चले गए और एक बहुत बड़ा क्लेश मान लीजिए, दर्द मान लीजिए, आज भी भारत के बहुत से नागरिक हो रहे हैं। जो 20 लाख लोगों का पलायन हुआ, अगर उन लोगों की रक्षा के लिए खुद के पास में अगर वेपन्स होते तो आज भारत की स्थिति काफ़ी अलग होती। कश्मीर का मैंने आपको उदाहरण दिया ही है। कैसे कोई आपके घर पर अटैक कर सकता है अगर आपके घर पे भी हथियार हैं, वेपन्स हैं? एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा। हमारे देश में घटना घटी थी जिसमें कुछ आतंकवादियों ने घुसकर मुंबई में आतंकवाद फैलाया था, लोगों का नरसंहार किया था। उस घटना को टीवी पर लाइव दिखाया गया था। देखने पर यह पता लग पा रहा था कि लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हष्ट पुष्ट नौजवान, लंबे तगड़े भाग रहे हैं।
अगर उन नौजवानों के पास में पिस्टल होती तो कसाब और उन 7 साथियों की कोई औकात नहीं थी उसके कि वो एक भी नागरिक को गोली मार पाते। बंदूक देखते ही कसाब के सीने में गोलियां उतार दी जाती अगर बंदूकें होती हमारे देश के लोगों के पास में। पुलिस जब आती तब की तब आती। अपनी जान बचाने के लिए हमें संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि हम सामने वाले के प्राण भी ले सकते हैं, और वो तो पूरे देश को लूटने आया था, पूरे देश में दंगा फैलाने आया था। उसको मारना तो राष्ट्रभक्ति है। ऐसी राष्ट्रभक्ति करने के लिए डंडे और तलवार से कुछ नहीं होगा। जितनी देर में आप डंडा और तलवार लहराएंगे उतनी देर में तो गोली आपके सीने को छलनी करती हुई दीवार से टकरा चुकी होगी। बंदूक चाहिए मित्रों, बंदूक। मैंने देखा है, मैं गांव परिक्षेत्र से हूँ। लुटेरे आते हैं कई बार और गांव के लोग डर कर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। छोटी मोटी तलवार पत्थर वगैरह फेंक फूका के चले जाते हैं। एक बंदूक का धमाका अगर हो जाए तो गांव से लुटेरे रात को आने वाले उल्टे पैर वापस लौट जाएंगे। ये ताकत है बंदूक की। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने समय में जब डाकू लूटने आते थे तो एक बंदूक का फायर करते थे और सब लोगों को पता लग जाता था कि डाकू आ गए। अरे भारत के जो लोग हैं उनको अपनी औकात पता करनी होगी। आप शेर हो निसंदेह, लेकिन शेर के भी दांत होने चाहिए, पंजों में जान होनी चाहिए। अगर आपके पास में गन्स नहीं है, वेपन्स नहीं हैं, तो आप सर्कस के शेर हो। और सर्कस का शेर वही करता है जो उसको कहा जाता है, जो उसका ट्रेनर सिखाकर उसको करवाता है। मित्रों, मैं ज़्यादा आपको और गाइड करने की स्थिति में नहीं हूँ, आप स्वयं समझदार हैं। मुझे सिर्फ आपको अवगत कराना था कि गन लॉ भी आरटीआर पार्टी ने ड्राफ्ट किया हुआ है, दैट इज़ परफेक्टली ड्राफ्टेड। अगर आप लोगों को इसमें कोई और सुधार चाहिए, आप इसको पढ़कर ऐसा पाते हैं कि इसमें और संशोधन होना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। इसके लिए उसमें प्रावधान है, बट उससे पहले इसको लागू करवाना बहुत ज़रूरी है। इस श्रृंखला में जिसमें आरटीआर पार्टी के एक्टिविस्ट लगे हुए हैं कि भारत में अमुक कानून लागू होने चाहिए जिससे भारत के नागरिकों का जीवन सरल, सुंदर और संपन्न हो सकें। इसी श्रृंखला में मैं आज गन लॉ के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ था। इसके बाद में एक बैक वीडियो 2-3 और हैं, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे विराम लेना होगा। इसका लिंक मैं आपको अभी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़िए। अगर आपको इसको लागू करवाना है तो उसमें निर्देश भी हैं आपसे अपेक्षित, उनको आप फॉलो कीजिए। जब तक भारत के 55% मतदाता किसी भी ज़िले के, किसी भी राज्य के, अगर एक मत होकर इसको यस कर देंगे तो ये कानून निश्चित रूप से लागू हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी को इसको लागू करना पड़ेगा। और इसके बाद में जो परिस्थितियाँ बनेंगी वो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही सुखद होंगी। डर का माहौल ख़त्म हो चुका होगा मेरे हिसाब से, लेकिन उससे पहले इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। आप सभी से प्रयासों की आशा में मैं वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। कुछ वीडियोस और हैं इसके बाद में बैक टू बैक, तो अल्प समय के विराम के बाद में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।